क्वेश्चन नंबर मैडम आफ्टर क्वेश्चन आवर क्वेश्चन नंबर 10 आफ्टर क्वेश्चन आवर नो नॉट नो 101 श्री कपिल पाटिल यस मैडम इधर मैडम अभी कुछ नहीं ये जो क्या है व्हाट इज दिस प्लीज बैठिए नथिंग नॉट नाउ आफ्टर क्वेश्चन प्रश्न संख्या 101 आफ्टर क्वेश्चन आवर नो नथिंग खड़गे जी बैठिए अभी कुछ नहीं प्लीज नॉट नाउ ये रोज उठ के नहीं चलेगा मैडम प्रश्न बैठिए अभी कुछ नहीं यस क्वेश्चन नंबर Madam, यस the statement is laid on the table of the House. सप्लीमेंट्री बैठिए क्या है ये नथिंग डूइंग रोज उठ के नहीं चलेगा आई एम सॉरी गो टू योर सीट प्लीज यू गो टू योर सीट नॉट लाइक दिस नो आई विल नॉट अलाउ आई एम सॉरी यू गो टू योर सीट पहले तो मैं विस्तार से जवाब मिलने के कारण मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मैं 2014 से 2017 तक निर्यात में वृद्धि हुई है, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहूँगा, मेरे भिवंडी लोकसभा क्षेत्र में टेक्सटाइल का बहुत बड़ा कारोबार है। इसी तरह मालेगांव, इचलकरंजी, सूरत, तमिलनाडु, भिलवाड़ा, केरल, इन राज्यों में भी टेक्सटाइल का कारोबार बहुत बड़े पैमाने पे है। हमारे यहाँ पे जो कपड़ा बनता है इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, लेकिन हम हमारा कपड़ा निर्यात नहीं कर पाते। इसकी वजह यह है कि हमारे देश में और विश्व में चीन, पाकिस्तान और श्रीलंका से कपड़ा आयात होता है जिसके ऊपर डंपिंग ड्यूटी नहीं है, और हमारे यहाँ पे जो यान आयात होता है इसके ऊपर डंपिंग ड्यूटी है। प्लीज लिसन 1 minute. No, not this way. Not like this way. Saugat Raji, you are also senior member. You know it better. डिस्कशन के लिए किसी बात की मना नहीं है, बट नॉट लाइक दिस। क्वेश्चन आवर स्थगित नहीं होगा, नॉट ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर। वी नो इट बेटर, प्लीज गो टू योर सीट। नॉट ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर, डोंट डिस्टर्ब द हाउस, दिस इज नॉट द वे। आई विल हैव टू नेम ऑन इट, अदरवाइज आई एम सॉरी। यान पर डंपिंग ड्यूटी होने के वजह से हमारे कपड़े की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है और निर्यात दर भी बढ़ता है, इसलिए हम कपड़े की निर्यात नहीं कर पाते। हमारा कपड़ा विश्व भर में निर्यात करने के लिए अच्छा क्वालिटी का होता है, फिर भी निर्यात नहीं कर पाते। हमारा कपड़ा निर्यात हो, इसलिए जो विदेशों से कपड़ा आयात होता है इसके ऊपर डंपिंग ड्यूटी लगा के यान से डंपिंग ड्यूटी हटाने के बारे में हमारी सरकार सोच रही है क्या? Madam, the honorable member has raised an issue related to dumping duties. There is a Director General who deals with anti-dumping, and for which those industries which feel that because of the imports, their export possibilities are getting affected, they are welcome to give details so that the DG will conduct a proper inquiry, and any duties thereof can be levied on those kind of imports which are coming, which can damage our industry. So I would definitely request the member to make sure that industries which perceive a certain injury do apply to the Director General will be able to take action on the basis of the information they give. सेकंड सप्लीमेंट। मैडम, 24 जुलाई से हैदराबाद में RECP का इकोनॉमिक पार्टनरशिप का निगोशिएशन हो रहा है। इसमें 16 देश हिस्सा ले रहे हैं। इसमें डेयरी प्रोडक्ट और फार्मा सेक्टर में आयात बढ़ाने के बारे में डिस्कशन होने वाला है।
हमारे देश में किसानों के जो प्रोडक्ट है जो डेयरी से संबंधित है, फार्मा से संबंधित है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से अगर ये प्रोडक्ट हमारे यहाँ आयात होते हैं तो हमारे किसानों के हित को बाधा आ सकती है और हमारे किसान प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि ये जो निगोशिएशन हो रही है इसमें आप इस बारे में सोच रहे हो क्या कि हमारे किसान हमारे डेयरी प्रोडक्ट और फार्मा प्रोडक्ट कैसे निर्यात करें, इसके बारे में हमारे किसानों के लिए कुछ पॉलिसी लाने के बारे में आप सोच रहे हैं क्या? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से अगर ये प्रोडक्ट आयात हो गए तो हमारे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए मंत्री जी इसके बारे में कुछ सोच रहे हैं क्या? आपके माध्यम से मैं पूछना चाहूँगा। Madam, the honorable member has raised a very important issue. Yes, the negotiations on the RCEP are going to be happening from today in Hyderabad. It is one of the several rounds. The concern that the member has raised as regards agricultural products and dairy products which may be coming into the country, we are very conscious and we are constantly interacting with all stakeholders. At this stage, there is nothing which has been agreed upon as yet. Indian farmers and Indian dairy interests particularly, and pharmaceutical interests, as with other interests also, will be kept in mind. And I will certainly say this as an assurance to the House that none of our interests will be adversely affected, and the negotiations are not happening without us taking our interests into consideration. Shri G. Hari. Thank you, Honorable Speaker, Madam. The trade deficit with China has been widening year after year. Today, import from China has increased manifold, ranging from various products. However, it is saddening to note that while India provides an open field for Chinese products in India and varies, many of Indian products do not have access in Chinese market. So I would like to know from the Honorable Minister the steps proposed to be taken up to reduce the trade deficit with China. Thank you, Speaker, Madam. Madam, the honourable member has raised a matter which is of serious concern, and all of us also recognize that the trade deficit with China is a matter of concern, and we are definitely looking at getting greater access for our products and for our services in the Chinese market, for which negotiations are happening at various levels, not just today, but since the time this government has come in. Even the Prime Minister has raised the issue with the Chinese authorities. What I would like to tell the House, through you, Madam, is that with China, the stages are being followed, only that the time that the Chinese consume in granting market access or even removing non-tariff barriers is far higher than what we expect. And as a result, in spite of us attempting to get more goods through, to more services through to China, several non-tariff barriers on which negotiations continue and on which some agreements are reached for implementation from the Chinese side, a lot of time seems to be getting consumed. We are working on it. We are conscious of it. Arvind Savanti. Thank you, Madam. May I ask through you, Madam, that MSCBs are facing a serious problem now. Whatever the replies given is regarding the export. But I have written number of letters to you also regarding the particularly copper and metal industries are facing serious problems. Even the cotton and loom and yarn industries too. These are the MSCBs affected by the you can say about the demonetization as well as the latest decision regarding the GST. They are coming on roads right now. I have pointed out to you that finished products which are coming from the other countries are duty free, where the raw material which is imported by our own manufacturers is being charged with the duties. Therefore, MSCBs are suffering a lot, particularly the metal industry. What action has been taken by the government to give relief, to grant relief to these people who are in the metal industry, please? Thank you so much. Honorable Speaker, ma'am, I would like to first of all specifically state
to the member's observation that because of demonetization and GST, people on the roads. No, I'm sorry, there's nothing which establishes that. There's nothing, no studied information tells us that people on the roads, because of demonetization or because of GST, I'm sorry, that may not be factually correct. However, if there are issues about metal industries and SMEs per se do have a problem in getting credit, affordable credit, and banks probably do not tailor-make their credit programs for the small and medium industries, for which we from Commerce, together with Shri Kalraj Mishra ji, the Honorable Minister dealing with MSME, we are working together to make sure that the banks understand the credit requirements of SMEs, particularly of some sectors, inclusive of metals, and we are trying to address that issue. We will follow it up further too. Behria ji. Subhash Behria is there. Yes. धन्यवाद मैडम। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज भारत से जो रेडीमेड गारमेंट्स निर्यात हो रहे हैं और विदेशों में सबसे ज़्यादा कंपटीशन बांग्लादेश और श्रीलंका से हो रहा है, और जो पश्चिम देश हैं वहाँ पे जो बांग्लादेश का और श्रीलंका का कपड़ा जाता है उन पे वो कस्टम ड्यूटी नहीं लगाते, क्योंकि वो मोस्ट फेवरेबल नेशन की कैटेगरी में है। क्या अपने भी विदेशों में ऐसा पश्चिम देशों से एफटीए की बात चल रही है क्या, ताकि हमारा भी जो कपड़ा वहाँ जावे उस पर कोई ड्यूटी ना लगे, कस्टम ड्यूटी? ये मंत्री से जानना चाहता हूँ। Madam Speaker, the honourable member has raised some very critical issues, but there are a few things which I want to put forward before you to keep the record straight. If goods from Bangladesh or LDCs are preferred in some other countries, I guess the member is trying to talk about the European Union, where because of not MFN, because of GSP, General Scheme of Preferences, that their goods are preferred rather than Indians. That's because there is this stipulation that if any country's export has already reached a certain threshold level, they will not get the GSP as per a certain preference, but the others who need that will get it. And in my understanding, LDCs come under the GSP of European Union. Indian exports to European Union do not get the GSP only because they've crossed the performance threshold, which means we are doing much better than many others. And in the European Union scheme of things, therefore Indian exports don't get qualified. It's not a negation, it's a recognition of Indian export industry, textile exports, which have performed very well. However, Indian textile exports will be given further and further support from our government. And as regards the FTA, which the member did question, the free trade negotiation with the European Union is going rather in a slower pace. We would like to go on further with a speedier note, but the dates which have to be given by the European Union is yet to be given. We are ready to negotiate in a speedier fashion with the European Union. Question number 102. Yes, ma'am. Srimati Mosam Noor is not there. It's laid on the paper of the House. Yes, Shri Ganesh Singh ji. Where is Ganesh Singh? You want to ask question? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पर्यटन के क्षेत्र में देश के उन सभी स्थानों को चिन्हित किया है, स्वदेश दर्शन के रूप में, बौद्ध परिपथ के रूप में, विरासत परिपथ के रूप में तथा प्रसाद योजना के माध्यम से मेरे मध्य प्रदेश के भी सभी स्थानों को उन्होंने शामिल किया है। उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन प्रसाद योजना में जो 25 स्थानों का चयन हुआ है, उसमें एक स्थान जहां भगवान श्री राम चित्रकूट में अपने वनवास के 11.5 वर्ष बिताए थे, उस स्थान को छोड़ दिया गया है। जहां 84 कोसी परिक्रमा है, लाखों लोग जहां रोज आते हैं। मैं मंत्री जी से चाहूँगा
कि चित्रकूट को भी प्रसाद योजना में शामिल करें। और मैंने एक 84 कोसी परिक्रमा के विकास के लिए एक उनके पास DPR भेजा है जो राज्य सरकार से आया हुआ है, उसकी स्वीकृति की भी मैं उनसे चाहूँगा कि वो उसकी स्वीकृति दें। धन्यवाद। माननीय सांसद महोदय, जो विषय आप सदन के सामने लाए हैं, चित्रकूट को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट के तहत लिया गया है। प्रसाद योजना अभी 25 शहरों तक सीमित है, समय के अनुसार इसे बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन वर्तमान के अंदर चित्रकूट को हमने रामायण सर्किट के अंदर लिया हुआ है। और स्वदेश दर्शन योजना इसमें हमारी बड़ी योजना है, जिसमें 63 प्रोजेक्टों में हमने 5,303 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। और मेरा सांसद महोदय को सुझाव है, प्रार्थना भी है कि हम इसे अगर स्वदेश दर्शन योजना में लेंगे तो यहाँ का विकास और ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगा। श्री श्रीरंगप्पा बरने। माननीय अध्यक्षा जी, मैं पर्यटन मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्वदेश दर्शन प्रसाद योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों का विकास करने हेतु विविध योजना का आरंभ उन्होंने चालू किया है। जैसे कि प्रसाद योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर ये तीर्थ स्थल लिया है। मैं इस माध्यम से माननीय मंत्री जी को ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में पंढरपुर तीर्थ क्षेत्र है, उनका ही विकास करने हेतु इस योजना में शामिल किया जाए। आज विश्व भर में